जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्रश्न आपको हर किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है एनसीसी के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है। आपसे पूछा है कि एनसीसी के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र वत्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लिया। बाकी बात हो रही एनसीसी की, तो एनसीसी की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके महानिदेशक हो जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। आदर्श वाक्य है इसका एकता और अनुशासन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा CISF के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि CISF के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परवीन रंजन को। परवीन रंजन को CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने RS भट्टी का स्थान लिया। बाकी बात क्या हो रही CISF की, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और महानिदेशक हो जाते हैं परवीन रंजन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। आपसे पूछा है कि गोवर्धन मठ जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरी में स्थित है। गोवर्धन मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। यह उड़ीसा के पुरी यानी कि जगन्नाथपुरी में स्थित है। शंकराचार्य ने 4 मठ यानी कि 4 धाम स्थापित किए। कौन कौन से? तो गोवर्धन मठ ये पुरी पूर्व में है, सिंगेरी मठ कर्नाटक में है या दक्षिण में है, द्वारका मठ गुजरात पश्चिम में और ज्योति मठ या ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड उत्तर में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। आपसे पूछा है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान कन्या। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। यह फिल्म 1937 में बनाई गई थी। निर्देशक थे अर्देशियर ईरानी, जिन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा भी बनाई थी। इस फिल्म में सिने कलर तकनीक का इस्तेमाल किया था। बाकी विकल्पों की बात, छोटा चेतन या भारत की पहली 3D फिल्म है, यह भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म 1913 में, जिसके डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के द्वारा। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में आई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव प्रथम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। इसे पूर्वी गंगा वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसकी आकृति विशाल रथ जैसी। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1984 के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साने तकाईची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आपसे पूछा कि साने तकाईची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साने तकाईची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। यह जापान की पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री थी। यह जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इशिबा का स्थान लेंगी। बाकी बात करें जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, जहां पर ग्रीष्मकालीन 2021 में ओलंपिक हुए थे। 2020 में होना था परंतु कोविड के कारण 2021 में हुआ। मुद्राएं यहाँ की येन है और प्रधानमंत्री साने तकाईची हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति कौन चुने
गए थे। आपसे पूछा कि सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। वह 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक पद पर रहे। वह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें सर्वसम्मति और निर्विरोध चुना गया। 1977 के राष्ट्रपति चुनाव में उनके विरुद्ध किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया, इसलिए उन्हें स्वतः निर्वाचित घोषित किया गया। वह पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। अब वो उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। जब अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के पहला पदक किसने जीता था। आपसे पूछा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कोविड महामारी के कारण 2021 में आयोजित हुए, में भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता। उन्होंने महिलाओं के भारोत्तोलन प्रतियोगिता 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वह भारत का ओलंपिक भारोत्तोलन में दूसरा पदक था। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। बाकी विकल्पों की बात करें तो पीवी सिंधु, उन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। मैरी कॉम, इन्होंने बॉक्सिंग में भाग लिया लेकिन पदक नहीं जीता। नीरज चोपड़ा, उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला ओलंपिक एथलेटिक्स स्वर्ण लेकिन यह बाद में आया था। बाकी बात क्या हो रही, ओलंपिक खेलों के आयोजन के 2020 का ओलंपिक जो हुआ वह टोक्यो में हुआ 2021 में, क्योंकि महामारी के कारण एक वर्ष विलंब रहा। 2024 का जो ओलंपिक हुआ वह पेरिस फ्रांस में हुआ। पेरिस तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी किया। 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। लॉस एंजलिस भी तीसरी बार मेजबान बनेगा। 1932 में किया था, 1984 और अब 2028 में। और 2032 का जो ओलंपिक होगा वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया भी इस तरीके से तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। पहले मेलबर्न 1956, सिडनी 2000 और अब करेगा 2032 में ब्रिस्बेन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आशीष पांडे को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि आशीष पांडे को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ की नियुक्त किया गया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आशीष पांडे को यहां के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कहां के किस बैंक के? तो कल्याण कुमार जो बने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने, और आशीष पांडे जो बन जाते हैं वो आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में। एमडी एंड सीईओ हो जाते हैं आशीष पांडे। और बात हो रही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को, मुख्यालय मुंबई, और एमडी और सीईओ हो जाते हैं कल्याण कुमार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। आपसे पूछा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के भीतर विचारात्मक मतभेदों के कारण, विशेष रूप से गांधी जी और नेहरू के साथ असहमति के चलते उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर यह संगठन बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, सामाजिक आर्थिक समानता और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन किया। जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एलोरा गुफाओं में कुल कितने मंदिर और मठ है। आपसे पूछा कि एलोरा गुफाओं में कुल कितने मंदिर और मठ है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफाएं भारत की अद्वितीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 12 जो आपका हो जाता है वो हो जाता है बौद्ध गुफाएं। बौद्ध गुफाएं जो है 12 बौद्ध गुफाएं हैं। उसके बाद जो बचता है आपका 17 जो है वह हिंदू गुफाएं हैं। और उसके बाद आता है 5 जो है आपका वो जैन गुफाएं हैं। कौन से? जैन गुफाएं। तो इससे इनमें सभी प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर कैब नंबर 16 जो भगवान शिव को समर्पित है और एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है। आपसे पूछा कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मॉडल प्रणाली पर आधारित है। भारत ने ब्रिटिश संविधान से निम्नलिखित विशेषताएं अपनाई है। संसदीय प्रणाली का स्वरूप, कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून का शासन। भारत में यह प्रणाली संविधान के अनुच्छेद 74 और 75, केंद्र तथा अनुच्छेद 163 और 164 राज्य में वर्णित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल में 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो दिया गया, यह दिया मेरी इब्रुंको को, फ्रेड रामसडेल को और सिमुनो सागाकुची को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। 2025 की फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार मेरी इब्रुंको, फ्रेड रामसडेल और सिमोनो सागाकुची को संयुक्त रूप से दिया गया। बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। संस्थापक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, स्वीडन के वैज्ञानिक व डायनामाइट के आविष्कारक थे। पुरस्कारों की संख्या 6, प्रमुख क्षेत्र है भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि, साहित्य और शांति, अर्थशास्त्र या बाद में 1969 में जोड़ा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? आपसे पूछा कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 से 4। संविधान का भाग 1 संघ एवं उसका क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 सम्मिलित है। अनुच्छेद जो है 1 भारत का नाम और संघ की रचना है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने या स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 राज्यों के निर्माण, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 4 उपरोक्त अनुच्छेदों से संबंधित कानूनों के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में सितंबर 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधित्व किया था। गांधी जी इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन समझौता 1931 के बाद गए थे। इस सम्मेलन में प्रमुख विषय था भारत में संविधान निर्माण की दिशा, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का पक्ष। गांधी जी ने इसमें अछूतों को हिंदू समाज का हिस्सा बताते हुए पृथक निर्वाचन का विरोध किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 संबंधित है, सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 बताता है, या भी सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया, या भी सही है। न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243, या गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है या गलत ऑप्शन है। न्यायिक पुनरीक्षण भारतीय संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है, लेकिन इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 243 में नहीं है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुदुचेरी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से पुदुचेरी तत्कालीन पांडिचेरी को भारत के संविधान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया। यह संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि फ्रांसीसी शासन से पुदुचेरी का औपचारिक विलय 1962 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239A को भी जोड़ा गया, जिसमें पुदुचेरी को एक विधानमंडल और मंत्रिपरिषद स्थापित करने की अनुमति दी गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? आपसे पूछा किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में गांधी जी ने अहिंसात्मक ढंग से ब्रिटिश शासन के विरोध में की थी, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। यह घटना हिंसात्मक थी जो गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के विरुद्ध थी, इसलिए गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा
पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन जालियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग पंजाब में जनरल डायल के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। यह इस नरसंहार में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस अमानवीय घटना के विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उनकी नाइटहुड की उपाधि सर की उपाधि 1919 में लौटा दी। टैगोर ने अपने पत्र में लिखा था कि ऐसी सरकार के अधीन रहने हुए किसी सम्मान को धारण करना आज अपमानजनक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी है या एकदम सही है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है या भी सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है या भी सही। तंजानिया की राजधानी रबात है या गलत हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी जो डोडोमा है, क्या है? डोडोमा है, जबकि रबात मोरक्को की राजधानी है, अर्थात तंजानिया रबात सुमेल गलत है। बाकी केन्या की राजधानी नैरोबी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है कि सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।